जिस शख्स से आप बात नहीं कर सकते, वो चाहे आपके देश का हो, आपके मुल्क का, वो कुछ हो, आप उससे एक किस्म का रिश्ता नहीं बना सकते। और जिस शख्स से आप गुफ्तगू कर सकते हैं, चाहे परले देश का हो या कहीं दूर का हो, उससे आपका एक ताल्लुक बन जाएगा। तो एक शनाख्त की बुनियादी शनाख्त जो है वो ज़ुबान जो कि वो बोलते हैं, और उसी के ऊपर हमने ये किताब भी लिखी जिसमें जिन्होंने भी हिस्सा लिया था उनके मज़ामीन, उनकी कहानियाँ, मुख्तलिफ चीज़ें शामिल हैं। तो मैं अभी दिखाता हूँ लोगों को वो किताब आपकी जी, वो जो शिनाख्त के हवाले से, और वो उसमें बाकायदा जो है जितने लोग शामिल हुए थे उनकी अदबी तख्लीक़ात भी इसमें मौजूद है, अफसाने की शक्ल में, नज़्म व शायरी की शक्ल में। और ये पीछे देखिए, ये सब की सनद भी है, सबके दस्तखत भी दस्तखत के साथ है जनाब, कोई झुटला नहीं सकता। तो ये है शिनाख्त की तलाश, और देखिए ये कितना ज़बरदस्त काम हुआ। और ये मतलब ये भी एक एजाज़ की बात है कि आपने इतना अच्छा जो है ना एक कॉन्फ्रेंस की, इस तरह की किसी और कॉन्फ्रेंस में किसी और मुल्क में शरीक होने का आपको मौका मिला? बिल्कुल, लंदन तो मैं कई मरतबा गया हूँ। अच्छा। वहाँ पे एक तो सबसे बड़ा ज़िंदगी का तजुर्बा था अदब के लिहाज से, वो जो 1985 में प्रोग्रेसिव राइटर्स की कॉन्फ्रेंस हुई थी, ठीक, उसने हिस्सा लिया। उसके बाद अशूर काज़मी साहब थे, अच्छा, अदब के लिहाज से बहुत सही आदमी थे, तो वो मुख्तलिफ किस्म के कारोबार का मतलब है कॉन्फ्रेंस वगैरह करते रहे। तो आखिरी जो मैंने वहाँ पे की है वो जश्न उर्दू में की थी। अच्छा अच्छा, शिरकत की थी जी, शिरकत की थी। तो ये मामला कैसे चलते रहे कि इधर आप उर्दू ज़बान के लिए भी काम कर रहे हैं, आप अंग्रेज़ी ज़बान के लिए भी काम कर रहे हैं, स्वीडिश के लिए भी काम कर रहे हैं, अपना वो जो आपने कहा कि ज़िंदा रहने के लिए भी कुछ ज़रूरतें हैं वो भी आप पूरा कर रहे हैं, तो एक भागदौड़ रहती थी, या स्वीडन ने आपको इतनी इत्मीनान बख्श दिया था कि आप हर काम आराम से कर सकते थे? मज़े ले लेके सब कुछ किया। अच्छा, हाँ, अच्छा, हर चीज़ तकलीफ ही मज़े ले लेके उठाई जब आई, क्योंकि तकलीफ जिंदगी का हिस्सा है ना, ठीक है ना। तो अगर मैं कहूँगा कि हर चीज़ जो है वो सीधी चलती जाएगी तो ऐसी बात नहीं है, ठीक है। लेकिन ये जितने भी ये काम किए, पहली बात तो ये है कि मैं इम्तियाज़ नहीं करता कि ये उर्दू है, ये पंजाबी है, ये अंग्रेज़ी है, ये स्वीडिश है, हमारे ख्याल का किसी ज़बान से ताल्लुक़ नहीं है, ठीक है। मैं उन लोगों से हूँ जो यकीन करते हैं कि जो हमारे ख्यालात हैं वो ज़ुबान में ढलने से पहले हमारे जहन में मौजूद होते हैं। आप ज़ुबान के ज़रिए उनको मुख्तलिफ़ किस्म के लिबास पहनाते हैं, ठीक है, ठीक है। तो मैंने हमेशा ख्यालात की तरसील की कोशिश की है, वो किस ज़ुबान से किस ज़ुबान में किया है वो मेरे लिए अहम नहीं था, अहम नहीं। अच्छा, ठीक। मिसाल के तौर पे एक कहानी का आपको ख्याल आया, ठीक है, एक कहानी का खाका बना आपने, बिल्कुल, तो ये आपने कैसे उसको महसूस किया कि यार ये मैं क्योंकि अंग्रेजी में भी आपके अफसाने मौजूद हैं, ठीक है ना, और आपके जो है उर्दू में मौजूद हैं, स्वीडिश में, तो एक कहानी आती है तो उसको किस ज़बान में ढालना है वो कैसे? मैं आपको दिलचस्प बात बताता हूँ। अक्सर लोगों को गलतफहमी है कि ख्वाब अपनी ज़ुबान में देखते हैं, ऐसी बात नहीं है। आपके ख्वाब में जो आपके साथ मौजूद होता है आप हमेशा ख्वाब उसकी ज़ुबान में देखते हैं, ठीक है, ठीक, ठीक बात है ना। अगर आपके ख्वाब में मिसेस कूलर है तो उसके साथ अंग्रेज़ी बोलनी बेकार है, उसको तो गरीब को पंजाबी आती है, ठीक है, तो आप पंजाबी में ख्वाब देखेंगे ना, ठीक है। इसी लिहाज से अगर मिसेस पैटरसन है तो वहाँ पे उससे पंजाबी बोलना बेकार है तो आप स्वीडिश में ख्वाब देखेंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। तो यही हाल एक ख्याल का है कि जब एक कहानी शुरू होती है तो डिपेंड करता है कहाँ शुरू होती है, ठीक है। अगर वो लाहौर में शुरू हुई तो मैं उसको उर्दू या पंजाबी में लिखूंगा, अच्छा। अगर वही ख्याल एक स्टॉकहोम के बीच में किसी फर्द के मुतल्लिक आता है तो उसको ऑटोमेटिकली मैं स्वीडिश में लिखूंगा, अच्छा। इसी तरह अंग्रेजी में लिखूंगा। तो ये हमेशा तो जो आपकी उर्दू की कहानियां हैं उसमें जो इतने अरसे से 1965 से आप यहाँ पर हैं, तो स्वीडिश माहौल कहीं किसी जगह नहीं आया, कोई किरदार नहीं आया? नहीं है, अच्छा है, क्योंकि मैं हर कहानी को मैं अपनी कहानी का तर्जमा नहीं करता, अच्छा। मैं अपनी कहानी को दूसरी ज़ुबान में ढाल देता हूँ, अच्छा। हाँ, उसकी वजह आपको बताता हूँ क्या है। जब मैं छोटा था, जवान था, तो मैंने हमेशा मुझे रशियन लिटरेचर से और फ्रेंच लिटरेचर से मुश्किल रही। क्यों रही? जब मैं रशियन कहानियाँ पढ़ता था तो हर एक हम चीकोफ, मोकोफ, डोकोफ, बोकोफ 20 सफ़े के बाद पता नहीं चलता था कौन कौन है, ठीक है, ठीक है। तो इसलिए मैंने जब भी कहानियाँ लिखी हैं तो मैं नाम बदल देता हूँ,
कहानी वही होती है। जब उर्दू में लिखूंगा तो मैं उर्दू के नाम इस्तेमाल करता हूँ, वही कहानी जब अंग्रेज़ी में लिखता हूँ तो अंग्रेज़ी नाम इस्तेमाल करता हूँ। जब उर्दू में लिखता हूँ तो मैं जिना बाग लाहौर का इस्तेमाल करता हूँ, जब अंग्रेज़ी में लिखता हूँ तो मैं हाइट पार्क इस्तेमाल करता हूँ। अच्छा, तो वो जगह और नाम बदलने से कहानी के उस किरदार पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता? नहीं पड़ता। अच्छा। बल्कि उसकी निस्बत बन जाती है जो कि ज़ुबान में उसको पढ़ रहे हैं। अच्छा, तो चले आपकी कहानियाँ मैं थोड़ा सा वो हूँ, यानी अभी आजकल अदब से थोड़ा सा बेअदब हो गया हूँ जी, तो मैं अब किताबें आपकी लेके जा रहा हूँ, मैं पढ़ूंगा, लेकिन चूंकि मैंने ये समझा कि शायद ये बातचीत का मौका इतने अच्छे से मिले ना मिले, तो ये वो ऐसा वक्त था। और फिर दूसरी बात ये कि इतनी मेज़बानी आप कर रहे थे मेरी, तो मैंने सोचा कि एक प्रोग्राम की मेज़बानी तो मैं कर लूँ आपके लिए। मेहरबानी आप। तो इसलिए मैंने सब कुछ किया। तो थोड़ा सा मुझे ये बताइए, जैसे आपकी एक किताब है अफसानों की, मैं यहाँ आपको दिखाता हूँ, चुटकियाँ जी, ठीक है, और देखिए कितने प्यार से चुटकी ली जा रही है, और ये टाइटल का भी अहवाल बताइएगा कि ये टाइटल कैसे बना। नहीं, ये देखिए मेरी चुटकियाँ जो हैं वो तकलीफ देह नहीं होती हैं, बिल्कुल बिल्कुल, बल्कि ऐसी होती हैं कि अगले दोबारा आ जाते हैं एक आध दफा। ठीक है, तो ये चुटकियाँ जो हैं ये इसमें जो अफसाने भी हैं वो मतलब नमकीन किस्म के हैं। अच्छा, संजीदा चीज़ों पर भी हैं ज़िंदगी के, लेकिन उसको भी इस अंदाज से लिखने की कोशिश की है कि पढ़ने वाले को उसका मज़ा आए। बिल्कुल, मैं तो समझता हूँ कि मैं खामखा यहाँ बदनाम हो रहा हूँ कि बहुत अच्छे मिजाज निगार हैं। मैंने जो आपसे गुफ्तगू की है तो आपके चुटकुले तो मुझसे अच्छे होते हैं। नहीं, अच्छे बुरे की बात नहीं है। देखिए नहीं, मतलब आपके अंदर भी एक मिजाज निगार छुपा हुआ है, और आपने मुझे कहा कि ये कहानियां पढ़ना, कुछ कहानियों में भी जो है वो मिजाज मिलेगा। मैंने आपको कहा भाई आप मिजाज क्यों नहीं लिखते? जी जी, ठीक है ना। तो आपने कहा अच्छा, मौज़ूआत उम्मन क्या होते हैं, किस चीज़ से इंस्पायर होते हैं कि एक कहानी आपके जहन में आती है और तैयार होती है, तख्लीक पाती है? आप जिंदगी में कोई चीज़ लिखें वो हमेशा जिंदगी पर लिखते हैं, चाहे टेक्निकल किताब हो, चाहे शायरी हो, चाहे अफसाना हो, कुछ हो, आप हमेशा जिंदगी पर लिखते हैं, उसके मुख्तलिफ पहलुओं पर लिखते हैं। तो इनमें चंद कहानियाँ ऐसी हैं कि एक दफ़ा मैं जा रहा था तो एक बस के नीचे एक साइकिल वाला आ गया, उसके ऊपर एक कंबल पड़ा हुआ था, मुझे सिर्फ 2 जूते नज़र आए, तो मैंने एक कहानी लिख दी, पेयर ऑफ ब्लैक शूज़, क्योंकि वो 2 जूते ऐसे थे काले जिनको मेरा हर दोस्त पहनता है, और इसलिए मैं इतना पशेमान हो गया कि कोई उसके चेहरे से वो कंबल उठाए तो मैं देखूं ये कौन है, क्योंकि उसकी हर इंसान जिससे मेरा वाक़या उससे निस्बत बन रही थी। अरे वाह, क्या कमाल है। ठीक है ना, क्योंकि आप जा रहे हैं, एक कंबल पड़ा है, उसके अंदर आपको 2 जूते नजर आ रहे हैं और जूतों को आप पहचानते हैं, ठीक है। तो कभी तो कहानी यूँ बन जाती है। एक और मेरी कहानी है जिसे लिखते हुए मुझे 18 बरस हुए। अच्छा, कहानी मैंने लिख दी थी 1967 में। अच्छा, लेकिन उसका मुझे जो पहली लाइन थी वो नहीं मिल रही थी। अरे कमाल। वो मुझे 18 बरस के बाद वो कहानी मुझे उसकी पहली सत्र मिली है। तो वो कहानी का नाम बताएंगे आप? हाँ, जी याद है? हाँ, मुझे बिल्कुल याद है। उसका ठहरिए, नहीं नाम याद नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ। उसका नाम है एप्रीहेंशन। अच्छा, वो अंग्रेजी जबान में लिखी गई? नहीं, उर्दू में भी है। अच्छा, लेकिन जो पहली मरतबा वो लिखी थी, क्योंकि मैंने स्वीडन में देखी थी, तो उसको मैंने पहली मरतबा अंग्रेजी जबान में लिखा था। अच्छा, उसको बाद में उसका नाम है काले जूते। अच्छा, उर्दू में। अच्छा, ठीक है, ठीक, वो बिल्कुल पेयर ऑफ ब्लैक शूज, काले जूते, उसका उर्दू तर्जुमा। एक किताब आपकी ये भी है, सोचे। हाँ, सोचे, और इसमें आपके साथ शरीक थे सईद अंजुम साहब भी। बिल्कुल, इस किताब में 2 अफसाना निगारों के अफसाने मौजूद हैं। बिल्कुल, एक सईद अंजुम और एक आप। बिल्कुल। तो सईद अंजुम के बारे में आप कुछ बताएंगे थोड़ा सा? उनका तो इंतकाल हो चुका है। जी जी, हाँ जी, उनके बारे में कुछ बताइए कि वो आपके कैसे दोस्त बने और कैसे ख्याल आया इस किताब का कि मिलकर। वो भी मुझे 85 की जो कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें वहाँ मिले, लंदन में मिले। अच्छा अच्छा, पहली मरतबा। उसके बाद जब फराज साहब का तर्जमा किया तो फराज साहब की किताब को हम लेके नॉर्वे ओस्लो भी गए थे। अच्छा, तो वहाँ सईद अंजुम साहब के घर हम ठहरे, उनके मेहमान बने। अच्छा, बातचीत हुई, तो उनका भी जो सोच थी अपने से मिलती जुलती सोच थी। वो भी मतलब है कि टेक्निकली तो अपने को सोशलिस्ट नहीं कहते थे, लेकिन जो सोच थी वो इंसान दोस्त किस्म की सोच थी, प्रोग्रेसिव सोच थी। बिल्कुल, तो उनसे बहुत अच्छी दोस्ती हो गई। तो मेरा शुरू से ख्याल है कि अगर किताबें मिलकर लिखी जाए ना, मैं एंथोलॉजीज का बहुत कायल हूँ कि एक ही आदमी जब लिख रहा होगा ना तो उसकी एक पूरी किताब लिखने का अंदाज तो तकरीबन वही होता है, तो कभी कभी यकसानियत आ जाती है। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि एक मेरी कहानी फिर सईद अंजुम की पढ़ लें, फिर उसकी पढ़ लें। तो मैंने हमेशा कोशिश की है मिलकर किताबें करने की, लेकिन
सईद अंजुम से ये किताब ही हो सकी, उसके बाद उनकी वफात हो गई और किताबें हमारी नहीं बनी। अच्छा, तो उसमें आधे अफसाने मेरे हैं, आधे उनके हैं। अच्छा, उमूमन अदीब शुरा के बारे में तो ये कहा जाता है कि वो एक दूसरे से प्यार मोहब्बत और उससे खुलूस से कम रहते हैं, बल्कि अदावतें ज़्यादा शुरू हो जाती हैं और ईगो बीच में बहुत आ जाती हैं। तो कभी ऐसे मसाइल से भी सामना हुआ जहाँ आपकी दोस्तियाँ हुई बहुत सौ से, तो ऐसा भी मसाइल सामने आए कि देखिए यहाँ पे भी सोशलिज्म आ जाती है। हाँ। जिन लोगों ने अपनी ज़ात का सोचना है वो मिलकर काम नहीं कर सके। ठीक है। जिन लोगों का ये ख्याल है कि अगर हम 6 अदीब हैं और हम इस माशरे में इस वक्त रह रहे हैं तो जो कुछ भी हम लिख रहे हैं वो मुश्तरका है। उसने आज एक दिन को देखा, उसने उसके ऊपर लिख दिया, मैंने हफ्ते के बाद एक और चीज़ को देखा, उस पर लिख दिया, तो हमारा मुश्तरका काम है। तो मुझे कभी ये दुश्वारी नहीं हुई कि वो क्या लिख रहा है मैं, क्योंकि इस अदब में बड़े छोटे की बात है ही नहीं मेरे लिए। अच्छा अदब है। कहा जाता है कि शायर वगैरह बड़े नाजुक मिजाज होते हैं, तुनक मिजाज होते हैं, ईगो ज़्यादा होती है। अब आप अहमद फराज से भी मिले, कुछ ऐसा महसूस हुआ आपको? देखिए, क्योंकि आप साइंस सुच्चा है ना, आप हाँ मैं बता देता हूँ। एक तो एक शायर होता है जी, उसके पीछे उसको उठाने वाले बहुत से होते हैं। ठीक है। मेरा नहीं ख्याल कि शायर खुद इतने बेवकूफ़ होते हैं जितना उनको बेवकूफ़ बना दिया जाता है उनकी तारीफ कर करके। ठीक है। जब आप हद से ज़्यादा बिला वजह तारीफ कर दें तो बात बेकार हो जाती है और चंद के सिर पे भी चढ़ जाती है। हालांकि ऐसा होना नहीं चाहिए। अगर एक महफिल में 10 शोरा बैठे हैं और वो महफिल उठ के चले जाएं तो ये सोचें कि हमने 50,000 आदमियों को मिलकर इतनी खुशी दी है। सही। ठीक है, बजाय इसके कि मैंने उससे बेहतर पढ़ा है। ठीक है। मेरी सोच ऐसे काम करती है। लेकिन वो जो पाकिस्तान के शोरा अदीब जब आप मिलते हैं तो मतलब वहाँ भी ऐसी सोचें हैं? मुकाबला होता है। हाँ। मसलन ओस्लो में 2 बहुत बड़े मुशारे हुए। अच्छा। जिसमें बैक वक्त हिंदुस्तान पाकिस्तान के बेहतरीन शोरा आए हुए थे। ठीक है, बड़े मजे से सब कुछ हुआ, कोई नहीं झगड़ा हुआ कि कौन बेहतर है कौन बेहतर नहीं है। लेकिन दूसरे मुशारे ऐसे हैं कि आदमी घूर घूर के देख रहा होता है कि मुझको कितनी नज़में पढ़वाई गई और कैसे पढ़वाया गया। और ऐसा मुशायरा पढ़ने की जगह कुश्ती लड़ने आते हैं। बिल्कुल कुश्ती लड़ने आते हैं। हमारा एक दोस्त बदमाश आदमी था वो, और बहुत प्यारा दोस्त भी था, मैं उसको बदमाश कहता हूँ, इफ्ती नसीम को, कि वो एक गे पोएट था और जिस मुशायरे में वो पढ़ता था अक्सर लोग उसका मजाक उड़ाने के लिए आते थे। उन्हें पता था कि ये गे है और हमारा माशरा ऐसा है ना। और वो कमबख्त हर मुशायरा लूट के ले जाता था। वाह, कमाल। ये उसका फन है। वो इतना अच्छा पढ़ता था, बहुत अच्छा लिखता था, अच्छा पढ़ता था, मतलब है। और मैं ऐसे लोगों का बहुत कायल हूँ। ठीक है। उसके साथ और भी सारे दोस्त वहाँ मौजूद थे, लेकिन मेरे ज़हन में ये कभी ख्याल नहीं आया कि मैं कहूँ कि मैं बेहतर लिखता हूँ या बेहतर लिखता हूँ। नहीं भाई, लिखो। ये एक जगह खुद बदली जाएगी। हाँ, हमारे पास एक यूनिवर्सल माइंड है, उस खजाने में डालो जो आपके पास है। आपने सारी उम्र लोगों से लिए है ना। मैं बचपन से पढ़ता आया हूँ, यूनानी अदब भी पढ़ा, ईरानी अदब भी पढ़ा, तो उन सब का मुझ पे एहसान तो है। ठीक है। और अगर मैं कुछ वापस लौटा दूँ और वो किसी काबिल हो तो और क्या चाहिए। अच्छा, जो स्वीडिश अदब में आप अफसाने लिख रहे हैं, ठीक है ना, तो जो यहाँ के ओरिजिनल स्वीडिश जो अफसाने लिख रहे हैं जी, जो अफसाना निगार हैं जी, तो उनसे भी तो आपकी मुलाकातें होती हैं? बिल्कुल है। तो एक बाहर का शख्स जो दूसरी ज़बान और दूसरे मुल्क से आया हिजरत करके इस मुल्क में, बेशक वो अब स्वीडिश है, लेकिन बाहर का शख्स एक जब वो अफसाने लिख रहा है तो वो लोग कैसे रिएक्ट करते हैं आपके अफसानों के साथ? एक अफसाना है, अच्छा लिखा हुआ अच्छा अफसाना है। हाँ, उसमें कोई वो नहीं है, नहीं कोई तासुब नहीं बरता गया, कभी महसूस नहीं किया आपने? देखिए, यूँ है कि मैं सोलंचुना रहता हूँ ना, तो हमारे यहाँ पे सोलंचुना फरफातुर सेल्स का, इसका मतलब है सोलंचुना राइटर्स सोसाइटी है। उसमें तकरीबन 40 अदीब हैं। हम हर साल मिल के एक मुश्तरका किताब एंथोलॉजी निकालते हैं। ठीक है। ये कुछ एंथोलॉजी है, ये हैं, बहुत सारी हैं, मैं जल्दी इसीलिए दिखा देता हूँ। ये सारी एंथोलॉजी हैं जो स्वीडिश ज़बान में हैं और हर साल यहाँ शाया होती हैं। और बड़े मज़े की बात ये कि जितनी मैं किताबें दिखा रहा हूँ इसमें जो है हमारे साइंस सुच्चा की जो है कहानियाँ भी मौजूद हैं। तो ये देखिए, इतना काम कर रहे हैं हम पाकिस्तानी और इतनी खुशी से और इत्मीनान से कर रहे हैं। तो मैं ये बताता जाऊँगा, आप थोड़ा साथ साथ मुझे ये बताइए
वही बात कि उन कहानियों को कितना सीरियस लिया गया आपकी कहानियों को, और जो यहाँ के मकामी अफसाना निगार हैं उनके मुकाबले में आपकी कहानियाँ क्या कुछ मुख्तलिफ होती हैं मौज़ूआत के एतबार से, या तकरीबन सब एक जैसी होती हैं? नहीं, देखिए आपको एक किताब दिखाता हूँ मैं। जी। ये किताब एक बहुत ख़ास किताब है। अच्छा, क्या इसका नाम क्या है जरा सा? हाँ वो कीजिए ताकि। मियतन। अच्छा, मुलाकात। अच्छा, ये देखिए यहाँ पे एक तस्वीरों का नुमाइश हुई थी। ठीक है। हमने उनमें से 10 तस्वीरें चुन ली और हमने दावत दी अपने सब लिखारियों को कि वो उस तस्वीर को देखकर उस पर कुछ लिखें। अच्छा, ठीक है। तो इसके बीच में उन 10 में आप भी एक थे, उनमें से एक मैं भी हूँ। ठीक है। उसमें और बाज़ हुआ है कि एक ही तस्वीर के ऊपर 3 मुख्तलिफ अफसाने लिखे गए हैं। तो आपका क्या शुमार होता है स्वीडिश अफसाना निगारों में? कोई मतलब अगर फर्ज करें कि आप 10 बड़े नाम अगर बोलना चाहिए अभी आज के दौर में, तो वो 10 बड़े नामों में आपका नाम आ सकता है? मुझे इल्म नहीं है। अच्छा, मुझे कोई ऐसी वो भी नहीं होती, ऐसी रेटिंग यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे यही होती है कि आप जब किताब छपी तो उसको पसंद किया गया, नहीं पसंद किया गया। लेकिन ये कहें कि ये नंबर 1 अदीब है, वो असल में स्वीडिश फितरत का हिस्सा भी नहीं है। बस मैं यही मालूम करवाना चाहता हूँ। यहाँ पे ये रेटिंग नहीं है कि ये नंबर 1 अदीब ये है, नंबर 2 है। चंद तो कमर्शियल अदीब ऐसे हैं कि उनकी किताबें बेशुमार बिकती हैं, ठीक है, लेकिन उनको कोई बड़ा अदीब नहीं मानता क्योंकि वो जासूसी कहानियां लिखती हैं, तो अदब फिक्शन लिखते हैं। हालांकि एक नाम मैं जरूर लूंगा, इब्न सफ़ी बहुत बड़ा अदीब था, ठीक है, उसने भी जासूसी कहानियां लिखी हैं, लेकिन जितना अदब उसने पाकिस्तान को दिया है बहुत कम लोगों ने दिया है। तो ये ज़रूरी नहीं कि एक जासूसी कहानी वाला लिखना अदीब है, उसका मुकाम कोई नीचा होना चाहिए, लेकिन अमूमन उनको बड़ा राइटर नहीं माना जाता। ठीक है। अच्छा, कभी ऐसा हुआ कि कोई स्वीडिश आपको मिला हो, वो आपसे कहेगा आपका चेहरा तो बड़ा जाना पहचाना है, आप राइटर है ना, लेकिन उस वक्त आप टैक्सी चला रहे होते, ठीक है, तो ऐसा पहचाना उन्होंने कि आप तो टैक्सी चला रहे हैं लेकिन आप नहीं। एक और वजह है कि मैं लोकल टीवी के ऊपर भी आता रहता हूँ। अच्छा, इसके अलावा मेरी तकरीबन कोई 12 टीवी की किस्तें बन चुकी हैं। अच्छा, जहाँ मैंने मुख्तलिफ मज़ामीन पे हिस्सा लिया। अच्छा, ठीक है। अदबी प्रोग्रामों में आते हैं यहाँ के? नहीं, अदबी में बताता हूँ, लिटरेचर के प्रोग्राम। हाँ, एक बहुत बड़े क्रिस्टोफर उनका नाम है, वो साइकोलॉजिस्ट हैं। अच्छा, वो आए थे यहाँ पे, क्रिस्टोफर लैंग उसका नाम है। अच्छा, तो वो जब आए तो मौजूद था खुशी। अच्छा, खुशी क्या है? अच्छा, तो उसको मैं लेके अपनी टैक्सी में 2.5 घंटे यहाँ फिरा। अच्छा, और उस 2.5 घंटे उसकी मेरी दूसरे लोगों के साथ गुफ्तगू होती रही, जो लोग बातें कर रहे थे वो बोलता रहा, और बीच में मुझे पूछता रहा कि तुम्हारा क्या ख्याल है। ठीक है ना। तो वो एक पूरी सीरीज उसके ऊपर मौजूद है, जिसके बीच में मैंने, ये अंग्रेजी में है बाय द वे, तो वो पूरी गुफ्तगू से कि खुशी आप किसे कहते हैं। सही, ठीक है। तो इस किस्म के इससे पहले मौजूदा हुआ था कि जमहूरियत किसे कहते हैं। अच्छा, तो उसमें भी मैं 6 मुख्तलिफ किस्तों में शामिल था। अच्छा, और वो शुरू मुझसे होती थी सुबह टैक्सी में, ख़त्म मुझ पर होती थी, और दरमियान में मुख्तलिफ स्कूलों में मुख्तलिफ जगह जाके लोगों से बातचीत करते थे। अच्छा, तो इस लिहाज से मेरा चेहरा जो है बहुत माना हुआ तो नहीं है। हाँ, लेकिन चंद लोग पहचान भी लेते हैं। ठीक है। तो उसके अलावा जो है एक अभी मैं बात पूछने जा रहा था आपसे, वो थोड़ा सा जहन से निकल गया, लेकिन बहरहाल तो क्या कहना चाहिए कि जो स्वीडिश जो माहौल है जी, और यहाँ पर जो यानी कोई ज़बानों के दरमियान कोई तासुब मिलता है आपको? क्योंकि यहाँ स्वीडिश ज़बान बोली जाती है, अंग्रेज़ी जो है उससे पीछे है, ठीक है ना। देखिए, पहले तो ये बात है कि जिस देश में रहते हो, अगर चाहते हो कि वो तुम्हें कबूल करें तो वो ज़बान बोलनी चाहिए, तो उन्हें पहले खुद कबूल करो। देखना नहीं हमारा, मैं उनकी तरफ से पूछ रहा हूँ। उनकी भी यही डिमांड है ना। अगर आप ज़बान बोलेंगे तो आपसे बातचीत करेंगे। अच्छा, वो चंद मिनटों के बाद जो एक अजनबीपन है वो ख़त्म हो जाता है। जब आप गुफ्तगू कर सकते हैं तो अजनबीपन ख़त्म हो गया। अगर पास बैठे और गुफ्तगू नहीं हो रही तो अजनबीपन है। बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ भी बुनियादी चीज़ जो है वो ज़ुबान की है। वो और बात है कि ठीक है, जब आप, ये कुदरती चीज़ है कि जब आप एक और शख्स की एक और रंग, एक और नई शक्ल देखते हैं, मुख्तलिफ शक्ल देखते हैं, तो आप भी थोड़ा सा तो हिचकिचाते हैं। बिल्कुल।
और वो इस हद तक है कि बाज़ का एक मोहल्ले से दूसरे मोहल्ले जाया जाए तो भी आपसे लोग मुख्तलिफ आपकी ज़ुबान सुन के आपसे मुख्तलिफ तरीके से बात करते हैं। तो ये तो कुदरती अमल है जिसको मैं अजीब नहीं पाता। अच्छा, जो आपका सोशलिज्म का फ़लसफ़ा था जी, इसके आप इतने बड़े वो हैं, प्रचारक हैं, दाई है, उसके लिए आपने पूरा एक कैरियर अपनाया था कि मैं निकल के देखूँ, तो वो स्वीडन में आपको उसका क्या मुस्तक़बिल नज़र आता है या क्या कुछ है? हाँ बिल्कुल, जो मैंने आखिर में जाकर जो थीसिस लिखी है वो यही लिखी है कि स्वीडों ने सोशलिज्म को एक बिल्कुल नए एंगल से लिया। अच्छा, यहाँ बचपन से बच्चों को सिखाया गया कि आपस में शेयर करना क्या होता है, ठीक है, ख्यालात का तबादला कैसे। मसलन मैंने इससे पहले भी मिसाल दे चुका हूँ कि अगर एक कमरा है उसकी मेज़ पे 10 माल्टे पड़े हैं और एक पहला बच्चा आता है और उसका वहाँ पे 5 बच्चे मौजूद हैं और पहला बच्चा आके 2 माल्टे ले ले और बैठ जाए और दूसरा बच्चा आए वो भी सिर्फ 2 माल्टे ले और जाके बैठ जाए, तो उनको सोशलिज्म की पहली स्टेप का इल्म हो चुका है। ठीक है, ठीक है, ठीक। इसी तरीके से अगर एक मबासे में 6 आदमी बैठे हैं और आपके पास 1 घंटा है, तो अगर वो सारे 10-10 मिनट बोले तो वो सोशलिस्ट हैं। अगर एक आदमी आपका पौना घंटा ले ले तो वो सोशलिस्ट नहीं है। ठीक है, क्योंकि ख्यालात की तरसील बढ़ के होनी चाहिए। ठीक है। स्वीडन में मैंने आके यही चीज़ देखी कि यहाँ पे जो सबसे अहम लफ्ज़ है उसको कहते हैं लागुम। लागुम का मतलब जाके बनता है मुनासिब। अच्छा, कि हर चीज़ मुनासिब अंदाज में होनी चाहिए, निस्बत के साथ। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे जो सोशलिज्म का इतलाक हुआ, उन्होंने फिर हर चीज़ को परखा है कि यह सिर्फ इसका मसलन अगर मैं ज़रूरी दिक्कत जिसका लाजा है, जो सोशलिज्म बतौर कम्युनिज्म रूस में आई या चाइना में आई, वो मुख्तलिफ किस्म की सोशलिज्म थी और यहाँ मुख्तलिफ सोशलिज्म है। यहाँ पे सोशलिज्म के हर पहलू को परखा गया कि एक इंसान को खाना तो उसने खाना है। तो पहली बात है कि यहाँ पे अमीर हो या गरीब हो, उसके लिए रोटी, कपड़े और मकान का मसला ख़त्म हो चुका है। ठीक, हर शख्स के पास जहाँ खाने को है, रहने को है, बुनियादी ज़रूरियात पूरी हो गई और उसमें उसको कोई इतनी जो है। बिल्कुल, हाँ। और वो इन्होंने किया है टैक्स के जरिए। ठीक, यहाँ पे हर शख्स जो है, एक बताऊँ आपको, हमारे अक्सर ख़ानदानों में दुनिया में अगर आपके माँ बाप बूढ़े हो चुके हैं तो उनका ख्याल करना आपका फ़र्ज़ है। जी हाँ। अगर आपके बच्चे हैं उनको पढ़ाना आपका फ़र्ज़ है, वो बीमार हो जाए उनका ख्याल करना आपका फ़र्ज़ है। उन्होंने यहाँ ये चीज़ बुनियादी तौर पे ख़त्म कर दी। गवर्नमेंट ने ये जिम्मेदारी ले ली है, हुकूमत ने ले ली है, गवर्नमेंट ने ये जिम्मेदारी हर फर्द पे डाल दी है। अच्छा। कि तुमने हर बूढ़े का ख्याल करना है। अच्छा, अच्छा। तुमने हर बच्चे का ख्याल करना है। तो जब आपसे टैक्स लिया जाता है उसमें आपके माँ बाप हों या उनके माँ बाप हों या किसी और के माँ बाप हों, आप उनके लिए अपना हिस्सा अदा कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है। यही हाल एक बीमार का है, यही हाल एक बच्चे का है कि एक बच्चे को पालने के लिए भी आपको जो पैसे मिलते हैं वो सब आपके बच्चे हों या हों, आपने अपना हिस्सा देना है। सही है। ये यहाँ की सोशल डेमोक्रेसी है। अच्छा। कि आपने बांट के, असल में हमारे एक बहुत गलत तस्वर वहाँ पाया जाता है कि यहाँ अपने माँ बाप का कोई ख्याल नहीं करता, वो पड़े रहते हैं एक तरफ। हालांकि हकीकत इसके बरक्स है, उससे ज़्यादा आप हर माँ बाप का ख्याल करते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। आप हर बच्चे का ख्याल करते हैं। ठीक है, आप हर बीमार का ख्याल करते हैं। बिल्कुल, आपने उसका आपको एक सिस्टम में डाल दिया गया है, वो खुद ब खुद जो है ना वो और वो आपके टैक्स के जरिए आपसे वो पैसे ले लेते हैं। उसके बाद जो मुल्क को चलाने की चीज़ें हैं वो टैक्स वहाँ जाता है, बाकी वो सब में तकसीम कर दिया जाता है। जितनी आपकी आमदनी ज़्यादा है उतना आपको टैक्स दिया जाएगा, लेकिन टैक्स आप देने के बाद भी आप यहाँ एक खुशहाल ज़िंदगी गुजारते हैं। मैंने अगर मज़ामीन की बात करें हम, ठीक है ना, कि फ़लसफ़ा है, ठीक है ना, साइंस है, रिलीजन है उसमें और दूसरी चीज़ें हैं, तो तारीख़ है, हिस्ट्री, तो यहाँ उमूमन बच्चे या नौजवान किस तरफ ज़्यादा उनका रुझान है? हिस्ट्री ज़्यादा पढ़ते हैं, ज्योग्राफिया में ज़्यादा दिलचस्पी लेते हैं, साइंस में ज़्यादा? देखिए आज का तो साइंस है। अच्छा, यहाँ साइंस है, टेक्निक आ चुकी है। जी जी। और मीडिया का भी हर चीज़ का इतना असर है, लेकिन उसके बावजूद यहाँ के हर शोबे में, हर मतून में आपको पढ़ने वाले, लिखने वाले मिलेंगे। बिल्कुल। पहली बात तो ये है कि इन्होंने ये आर्ट और अदब का कितना हिस्सा नहीं, इन्होंने स्टेटस छीन लिया है कि अगर आप डॉक्टर हैं और वो आदमी जो है वो नलके बनाता है, तो जब बाहर एक पब में बैठे होंगे तो दोनों का दर्जा एक बराबर का है।
डॉक्टर अपने पेशे के वक्त डॉक्टर है, और वो जो नलके बनाने वाला है या जो तरखान है वो तमाम पेशों को इक्वल इज्जत, सोशल स्टेटस उन्होंने ये बात खत्म कर दी गई। और फिर उसमें आमदनी भी ऐसी रखी है कि दोनों का जो है अपनी जिंदगी चल रही है। दोनों की जाहिर है कि एक डॉक्टर या काबुल आदमी ज्यादा कमाता है लेकिन थोड़ा ज्यादा कमाता, लेकिन दूसरे के पास भी इतना है कि जिंदगी ठीक तरीके से गुजारा। मैंने अपने 40 साल टैक्सी चला के गुजारा किया और मैं ठीक ठाक रहता हूँ, मेरे बच्चे पढ़े लिखे हैं, सब हमारा घर ठीक है, तो और क्या चाहिए। बिल्कुल। यहाँ एक मैंने साइंस सिटी भी देखी उसका। बिल्कुल। तो वो तो यूँ है कि यहाँ पे चीस्ता एक जगह है जिसको यहाँ की सिलिकॉन वैली कहते हैं, तो जितने भी कंप्यूटर की फर्में हैं, डाटा की फर्में हैं, उन सब के दफ्तर वहाँ पे है। तो जितने भी यहाँ के बच्चे ऐसे मज़ामीन पढ़ रहे हैं जिसमें कंप्यूटिंग होगी, डेवलपमेंट होगी, उन सब की यूनिवर्सिटी का हिस्सा यहाँ पे है साइंस टावर में। मतलब गवर्नमेंट भी जो है इसको ख़ास तौर पे आगे बढ़ा रही है। और मैंने महसूस किया कि जो स्वीडन से साइंसदान यहाँ ज़्यादा पैदा हो रहे हैं, हर किस्म के लोग, हर किस्म के। आपको यकीन होगा कि स्टॉकहोम में हर दिन 10 या 12 मुशायरे होते हैं। अच्छा। हाँ, यहाँ के सियासत में दोपहर के वक्त, लंच के वक्त मुशायरा होता है। यहाँ पे शायरी बहुत कॉमन है और पेंटिंग वगैरह सब चीज़ें। अच्छा। सब आर्ट्स के ऊपर। दूसरी चीज़ है कि यहाँ पे आपके लिए पढ़ने की कोई उम्र मुअय्यन नहीं है। आप 90 साल के भी होंगे तो यूनिवर्सिटी भी जाके दाखिला ले सकते हैं कि मैंने 1944 में ये पढ़ा था, अब मैं उसको जारी रखना चाहता हूँ। अच्छा। तो वो आपको ना नहीं कह सकते। ठीक है। या आपने ये कहा कि मैं सारी उम्र ये काम करता हूँ, मुझे ज़िंदगी में सबसे बड़ा शौक जो था वो पेंटिंग करने का था, तो आपको पेंटिंग का कोर्स दे देते हैं। वाह। ठीक है। तो अगर आपका कोई शौक रह गया है तो आप अपनी उम्र में किसी वक्त भी उसको पूरा कर सकते हैं, लेकिन जद्दोजहद आपके अंदर से आनी चाहिए। शौक ठीक अंदर से जो आपका बलबला है और एनर्जी है वो। बिल्कुल। अगर ये तो इनका तो असूल ये है कि अगर कोई आदमी 6 आदमी अफराद मिलकर कहें कि हमें इस चीज़ का शौक है, तो उनका फ़र्ज है कि वो आपको उसका उस्ताद मुहैया करेंगे। चाहे आप ज़ुबान सीख रहे हो, चाहे आप बर्तन बनाना चाहते हो, चाहे आपको शौक करना हो, ये 6 आदमियों की उनकी दिमाग में 6 अफराद ले आओ कि हमें ये शौक है, हम आपको टीचर कर देंगे उसका। नोबेल प्राइज़ आपके मुल्क से जो है वो जारी होता है। बिल्कुल जारी होता है। ये आपके लिए कितनी काबिल फ़ख्र बात है। देखिए, जहाँ भी हुनर की, इल्म की कदर हो वो काबिल फ़ख्र होनी चाहिए। ठीक है, ये एक छोटा सा मुल्क है, लेकिन उसका बावजूद ये ढूंढ ढांड के लेके आते हैं, बड़े बड़े अजीब मुल्कों से लेके आते हैं। और ठीक है, उसमें पॉलिटिक्स भी आ जाती है, ऐसी बात नहीं है। ये बात मेरा अगला सवाल था। हाँ, पॉलिटिक्स चलती है, सब चलता है, लेकिन उसके बावजूद ये बहुत बड़ी बात है कि आप ऐसे ममालिक का इल्म या उनकी शायरी या दूसरी चीज़ें नुमायाँ करें तो दुनिया को पता तो चलता है ना। वरना कैसे एक जापान में कोई बैठ के आदमी अगर लिख रहा है तो अगर उसको कोई आप यहाँ नुमायाँ नहीं करेंगे या कहीं और नहीं तो कैसे बात बनेगी। तो मेरा ख्याल है इनका बहुत बड़ा हाथ है कि ये मिलाप करते हैं पैदा लोगों के दरमियान। अच्छा। तो अभी जैसे आपने बात की थी कि इंसान के अंदर लगन शौक होना चाहिए और जो भी ख्वाहिश है वो पूरी हो सकती है किसी भी उम्र में। जी। तो अभी आप आजकल क्या सोच रहे हैं, क्या प्लानिंग है और किन चीज़ों की जानिब आप जा रहे हैं? मेरी सबसे बड़ी प्लानिंग इस वक्त ये है कि खालिद सुहेल और मैं मिलकर एक मुश्तरका किताब निकाल रहे हैं। अच्छा। जिसमें मेरे ख्याल 7-8 उसके अफसाने, 7-8 मेरे, नहीं उनकी शायरी 200 सफ़े की किताब होगी। तो 100 सफ़े में मेरी तख्लीक़ात मौजूद हैं, 100 सफ़े में उनकी तख्लीक़ात मौजूद हैं। अच्छा। हम दोनों लिखारी भी हैं और अपने अपने तरीके से साइंटिस्ट भी हैं। ठीक है। तो ये अफसानों को कैसे कबूल किया जाएगा ये मैं नहीं जानता, ये तो पढ़ने वालों कारियों का काम है। मैं समझा आप ये कहेंगे कि मैं नोबेल प्राइज़ के इंतज़ार में। नहीं, देखिए, नहीं, वो तो मैं शुरू से उसका इंतजार कर रहा हूँ, ताकीद इनकी जानब से है। ठीक है ना। जब इनका ज़ौक़ बढ़ेगा तो मुझे मिल जाएगा। ये तो बात तो ज़ौक़ की है। बिल्कुल, और मिलना चाहिए। हमारी तो पूरी दुआ है आपको मिले जनाब, लेकिन सिर्फ दुआओं से नहीं होता, लेकिन आपका काम भी सामने है। देखिए, नोबेल प्राइज़ जो है वो एक एजाज़ है। बिल्कुल। और किसी को भी मिल जाए खुशी होती है। अब बॉब डिलन को मिला है, उसने गो सुना है कि लेने से इनकार कर दिया। अच्छा। हाँ। अच्छा। लेकिन मैं, बॉब डिलन की भी उम्र 75 साल है, मेरी भी इतनी, तो हम जो भी उसने दिखाया, जो भी उसने गाया, हम उसके साथ थे। बिल्कुल। ब्लोइंग इन द विंड जो उसने गाया, हम उसके साथ थे। ठीक है। और भी जो उसने शायरी की है वो एक, लोग कहते हैं गहराई लफ्जों में कितनी है,
मैं कहता हूँ आप कितने लोगों को मुहर्रिक करते हैं अपनी शायरी से, सही, और उसमें उसका बहुत बहुत बड़ा एजाज़ है। ठीक है। तो मतलब है कि ये बतौर एक एजाज़ ठीक तो है, लेकिन इनकार किया है तो उससे आपको अफसोस हो रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा, क्योंकि वो एक शुरू से एक बागी है, और उसका कहना है, जो उसने कहा है कि ये जो नोबेल प्राइज है ये बागियों के लिए नहीं है। अच्छा, उन्होंने दे दिया तो उसका मतलब बागियों के लिए भी है। हाँ, ठीक है। मतलब बिल्कुल यूं नहीं था, ब्रांडो ने इनकार कर दिया था ऑस्कर लेने से, कि उसने कहा था कि जो मुझे दिया जा रहा है, मतलब जो जिन लोगों के असली हकूक है उनको तो आप बयान नहीं करते। ठीक है। तो ऐसे लोग भी होते हैं, मैं शास्त्री ने भी इनकार कर दिया था, तो लोग इनकार कर देते हैं, लेकिन इनसे उनका दर्जा, नोबेल प्राइज तो उसको मिल चुका है। बिल्कुल, ठीक है, हो गया। अब वो ले या ना ले वो बात की बात है। बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल। अच्छा, एक तरफ तो आप कहते हैं कि 3 लाख अजनबियों से मैंने मुलाकात की, ठीक है, और दूसरी तरफ आप जो है, मेरा ख्याल है कि तकरीबन सारी दुनिया देख चुके हैं। तो ये दुनिया का सफ़र जब आपने किए, इतने ममालिक गए, तो किसी जगह की कोई ख़ास बात जो अच्छी लगी हो, बुरी लगी हो, किसी मुल्क के बारे में कोई एक तासुर मजमू जो बना हो, वो थोड़ा सा हमारे साथ शेयर कीजिए। मैं आपको 2 अफराद का जिक्र करूँगा। ये सन 68 का जिक्र है। मैं बजरिया कार स्टॉकहोम से कराची गया था। ओहो, ठीक है, बहुत खूबसूरत सफ़र था। अच्छा, 1968 में? 68 में। अच्छा, तो हम इस कितने दिन लगे यहाँ से? सफ़र में तो 11 दिन पहुँचते लगे थे। अच्छा। लेकिन हुआ यूँ कि हम 4 दिन इस्तांबुल ठहर गए, 3 दिन तेहरान ठहर गए, जहाँ दिल किया वहाँ ठहर गए, तो गिनना मुश्किल है। लेकिन अगर मैं गिनूँ कि कितने दिन गाड़ी चली, तो 11 दिन का सफ़र था मेरा ख्याल। अच्छा, कोई ख़ास कॉस्ट था या सिर्फ सफ़र था? नहीं, सैर पे गए थे। सैर पे गए, जी, ठीक है। उसमें एक शख्स ऐसा मिला जिसको मैं कभी नहीं भूल सकता। हम अफगानिस्तान से सिबी की तरफ जा रहे थे, तो एक बियाबान में एक दरख्त के नीचे हमें एक बूढ़ा मिला, जो कि वहाँ पे पता नहीं खाने बेच रहा था। ओह, अच्छा, मैं अमूमन जब दूसरे मुल्क जाऊँ तो मैं बाज़ार में खाने से गुरेज करता हूँ, ठीक है, क्योंकि डर रहता है कि बीमार ना हो जाऊँ। सही। तो जब हम उसके पास पहुँचे तो मैंने उनसे कहा कि बाबा जी आप पानी पिला सकते हैं? उन्होंने कहा पीजिए। उन्होंने मैं पानी दे दिया। उन्होंने देख भी लिया कि हम उनसे खाएंगे नहीं। ठीक है, तो पानी पीने के बाद मैं अपना फ़र्ज समझा, मैं निकाल के उन्हें पैसे देने लगा। मैं कहा बाबा जी आपको कितने पैसे दूँ? तो कहने लगे बेटा ये कोई करबला तो नहीं। अच्छा, ठीक है। मैं आज तक उससे बड़े अमीर आदमी को नहीं मिला। सही बात, सही बात। ठीक है, एक वो शख्स है। उसके अलावा जिंदगी के सफ़र में ऐसे ऐसे दिलचस्प लोग मिले हैं कि मैं किस को बयान करूं। मेरे तो ये एक मौजूद से कम नहीं है कि मैं एक धात की बनी हुई चिड़िया के पेड़ से निकलकर जब कहीं जाके कदम रखता हूँ और वहाँ पे एक शख्स खड़ा हो, मैं उससे बातचीत शुरू करूँ तो मुझसे बोलना शुरू कर देता है, चाहे वो जापान हो, चाहे हांगकांग हो, चाहे टोरंटो हो। एक बहुत बड़ा तजुर्बा है ज़िंदगी का आज। मतलब है कि आप हर शख्स से आज गुफ्तगू कर सकते हैं। इससे ज़्यादा आप कुर्बत और क्या चाहेंगे? अगर आप चंद बदमाश सियासतदानों को हटा दें तो इंसान तो एक दूसरे से प्यार करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जहाँ भी हम गए हमें प्यार से लोग मिले, और बिना किसी मकसद के मिले। मतलब ये कोई लालच नहीं, कोई कुछ नहीं, अच्छे लोग मिले। और आप मेज़बानी भी बहुत अच्छी करते हैं। कितने लोग आए आपके पास? हाँ, यहाँ खुद आपसे मिलने आए? बहुत ये खुला घर है। बिल्कुल, जो आ जाए उसको हम प्यार से मिलते हैं। बिल्कुल। ये मेरी बहुत बड़ी दोस्त है यहाँ पे फरीदा, वो भी सबसे प्यार से मिलती है। तो नहीं, खुशी होती है। अरे किसी की और के चेहरे पे मुस्कुराहट देख के खुशी होती है। चले जनाब, हमें भी बहुत खुशी होगी कि जब मेरी और आपकी एक दोबारा मुलाकात हो। और जैसा कि आप कह रहे हैं कि आप और खालिद सुहेल मिलकर जो है एक किताब जो है मुरतब कर रहे हैं और वो दिसंबर तक आ जाएगी, तो यकीनन इसके बाद उसकी तकरीब रोलमाई में आप ज़रूर आएंगे टोरंटो। तो मैं जो है उस वक्त के इंतज़ार में हूँ। और बहुत शुक्रिया कि आपका मैंने यहाँ 1 घंटा लिया और आपसे कुछ गुफ्तगू की। उम्मीद करता हूँ कि मेरे वो दोस्त जो ये इस वीडियो को देखेंगे, इस इंटरव्यू को देखेंगे, उनको भी इसमें बहुत कुछ मिलेगा। आपके सब दोस्तों को मेरा सलाम। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल जनाब, बहुत शुक्रिया। तो साईं सुच्चा साहब, खुश रहिए, खुश रखिए, जो आपकी ज़िंदगी का मोटो है। इंशाल्लाह बहुत जल्द फिर मुलाकात होगी।